हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट करेंगे किसकी, इंग्लिश की, जो कि आपका है असेसमेंट है। आपका असेसमेंट वर्कशीट 18th है और डेट क्या है 25 फरवरी 2022। क्लास 10th है। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट के आगे, नेम ऑफ़ क्लास टीचर के आगे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। जो ये असेसमेंट वर्कशीट है 18th, ये क्या है 20 नंबर की है। 2 पॉइंट्स इधर दे रखे हैं, 20 नंबर का है टोटल। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी क्या हैं, कंपलसरी हैं, आपको करने हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, A to G दे रखा है, ABCDEFGH। ठीक है, तो G तक दे रखा है और आपको इसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें से आपको आंसर यानी 6 क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्चुगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग। व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्चुगीज डेज। जो बेकर है वो अपने पोर्चुगीज़ के दिनों में क्या पहनते थे, एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग, तो वो क्या पहनते थे और जब वो यंग थे तो वो क्या पहनते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। In the Portuguese days, the bakers had a peculiar dress known as kabai. वो क्या पहनते थे, कबाई। It was a single piece long frock reaching down to the knees, जो कि कहाँ तक था, घुटनों तक था, नीज तक था। और दूसरे का क्या आंसर है, when the author was young, जब वो यंग थे, the baker used to wear shirts and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. शॉर्ट्स पहनते थे, जिसको हम निक्कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स पहनते थे जब वो यंग थे और कबाई पहनते थे जब वो पोर्चुगीज़ डेज में, जब एक पिक्यूलियर ड्रेस थी वो तब पहनते थे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको इतना लंबा लिखने, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आंसर बहुत लंबा है, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देना और उसके बाद आप क्या करना, व्हेन द ऑथर वॉज यंग द बेकर यूज टू वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, इतना लिख देना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जिसको लॉन्ग लगता है। नेक्स्ट है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आपको जो वर्ड है टर्न, उसको नोटिस करना है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, वट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम। जो आपकी पोएम है एनिमल, वहाँ से ये जो लाइन है वो ली गई है। इसमें आपको नोटिस करना है कि टर्न का मतलब क्या है। टर्न मीन्स मुड़ना। तो इन दिस लाइन हेयर द पोएट्स वॉन्ट टू टर्न फ्रॉम, कहाँ से टर्न करना है, ह्यूमन इनटू एनिमल। जो पोएट है वो चाहते हैं कि मैं ह्यूमन से, इंसान से एनिमल बन जाऊँ। दिस टर्निंग इज सिम्बॉलिक ऑफ पोएट्स डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। और पोएट से हम ये जो क्या शो कर रहा है कि जो पोएट हैं वो डिटैच्ड हैं, वो क्लोज नहीं है ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि उनको लगता है ह्यूमन्स है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। उनको लगता है एनिमल होना अच्छा है। डिटैचमेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग एंड देयर नेचर एंड हिज एप्रिसिएशन ऑफ द एनिमल काइंड। और वो अप्रिशिएट करते हैं जानवरों को कि उनमें यूनिटी है, उनमें काइंडनेस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। आपको कैसे पता चला कि अमांडा वो कितने साल की है और कैसे पता चला। आपको पहले ये बताना है कि अमांडा जो है वो कितने साल की है, हाउ डू यू थिंक दिस, और कैसे आपको पता चला कि वो 10 या 12 वर्ष की है। अमांडा सीम्स टू बी अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ मे बी, कि वो हो सकता है शायद 10 से 12 के बीच में होगी। और हमें कैसे पता चला, वी कैन से दिस बिकॉज शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड, क्योंकि उसको बार बार डांट पड़ती थी, for things like doing her homework and cleaning her shoes. Also she imagines herself to be like the fairy tale princess Rapunzel. All this indicates that she is 10 to 12 years old. क्योंकि उसको डांट पड़ती थी कि स्कूल का होमवर्क करो, स्कूल के जो शूज़ हैं उनको क्लीन करो, अपना रूम साफ़ करो। ठीक है,
अपनी नोज़ पिक मत करो। सो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर ये वाली जो चीज़ें हैं वो 10 से 12 वर्ष के बच्चे ही करते हैं। सो इससे हमें उसकी जो आदतें हैं उससे हमें पता चला कि वो कितने वर्ष की है। नेक्स्ट है, सो इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं, बट मैंने सभी कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा आपको एक छोड़ना है। मैंने यहाँ पे सभी कर दिए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है डी, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, वाई वॉज द ड्रैगन कोल्ड कोवर्डली ड्रैगन। सो जो कस्टर्ड क्राई है वो क्यों रो रहे थे फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड क्राई। सो ड्रैगन का नाम है और जो ड्रैगन है उसको कोवर्डली मीन्स क्या होता है, डरपोक, क्यों बोला गया है। सो कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज अ कोवर्ड। वो चाहते थे कि मेरे पास एक नाइस सेफ पिंजरा हो, और क्यों, क्योंकि वो कोवर्ड है। ही इज़ कॉल्ड अ कोवर्डली ड्रैगन बिकॉज ड्रैगन्स आर मेंट टू बी फियर्स एंड ब्रेव। सो ड्रैगन को हम क्या मानते हैं कि वो ब्रेव होते हैं, फियर से होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जो कस्टर्ड है वो स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। द अदर रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, are all very brave, but Custard always wants a cage so he can feel protected and secure। ताकि उनको प्रोटेक्टेड लगे, सिक्योर लगे, इसलिए उनको क्या था कि मुझे एक सेफ केज मिल जाए, पिंजरा मिल जाए जिसमें मैं बंद रहूं सेफ। सो दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड कोवर्डली ड्रैगन। Moving to the next question, which qualities are common in all three characters of the play proposal। So जो proposal आपका जो play है उसमें 3 characters हैं, उसमें क्या चीज़ common है सभी के अंदर। So पहला क्या है, argumentative, ये पहली quality है। full of pride, बहुत ज़्यादा घमंड है। तीसरा है possessiveness, possessiveness मीन्स कि ये मेरा है और कोई और किसी का नहीं है। So ये तीनों quality सब characters में common थी। So all the characters in the play are argumentative, full of pride and possessiveness. They are always ready to argue for petty things. They even fought over the breed of dogs. So वो हमेशा तैयार रहते थे लड़ने झगड़ने के लिए छोटी छोटी बातों पे। वो इस बात पर भी उन्होंने झगड़ लिया कि जो उनकी ब्रीड है, जो डॉग उनके पास है, वो ज़्यादा बेटर है जो दूसरे लोग हैं उनसे। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितनी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं। सो यही 3 चीज़ें कॉमन है करेक्टर्स में। कौन सा, आर्ग्यूमेंटेटिव, फुल ऑफ प्राइड एंड पोजेसिवनेस, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका F क्वेश्चन, Do you think Richard's mother was too indulgent when she bought him cameras, telescope, microscopes? Give 2 reasons to support your answers। So आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो रिचर्ड की जो मदर हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से ये चैप्टर लिया गया है। सो जो रिचर्ड की मदर आपको लगता है वो बहुत इंडल्जेंट है, मतलब अपने बेटे के, मतलब उसको क्या चाहिए क्या नहीं, अब उसकी एज इतनी है तो उसको क्या कौन सी बुक्स चाहिए, कौन से उसको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप्स चाहिए, उसका इंटरेस्ट अगर इसमें है तो किस तरह की बुक्स उसको गिफ्ट करनी चाहिए। सो आपको ये बताना है कि आपको लगता है कि जो उनकी मदर हैं वो टू इंडल्जेंट। व्हेन शी बॉट हिम कैमरास, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, गिव 2 रीजंस। आपको 2 रीज़न देने हैं इन लाइंस को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ उनकी मदर बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट थी, रिचर्ड की बहुत केयर करती थी, ध्यान रखती थी। ये सर्टेनली रिचर्ड मदर वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर। सो जो रिचर्ड की मदर हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी हिज फ्यूचर। हिज कौन है, उनके जो सन हैं उनके फ्यूचर के लिए। ही वॉज सेंटर ऑफ हर लाइफ, वो जो उनका लड़का है वो उनका लाइफ का एकदम सेंटर था। शी डिड ऑल दैट वॉज देयर इन हर कैपेसिटी टू हेल्प रिचर्ड इन हिज फीस्ट। He carried on with his experiments because his mother arranged for telescope, microscope. This way he was able to learn a lot. और इस वजह से वो साइंटिस्ट भी बन गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च भी की। सो ये चीज़ अच्छी है और इसमें आप लिखोगे कि येस हर मदर वॉज टू इंडल्जेंट विद हिज सन। सो नेक्स्ट है मेंशन 2 things you would have done other than what Madame Loziel did to help resolve the problem of the lost necklace। सो जो आपको कोई ऐसी 2 चीज़ें बतानी हैं जो आप नहीं करते अगर आप लोजियल की जगह होते, टू हेल्प रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लोस्ट नेकलेस। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते,
या अगर आप उनकी जगह होते, आपने किसी से फ्रेंड से नेकलेस लिया होता जो कि बहुत प्रीशियस होता और वो आपसे गुम हो जाता, तो आप क्या करते? सो इस क्वेश्चन में यही है, मेंशन 2 थिंग्स यू वुड हैव डन, कि ऐसी 2 चीज़ें आप क्या करते अगर आप उनकी जगह पर होते। सो मैंने लिखा है, अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया है वो भी आप लिख सकते हो, और जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हो। इफ़ आई वर टू बी इन द प्लेस ऑफ Madame Loisiel, I would have confessed that I had lost Madame Frostier's jewels soon after the incident happened. So मैं क्या करती कि जैसे ही अगर वो नेकलेस गुम हुआ होता, मैं तुरंत उनको इन्फॉर्म कर देती कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है, लॉस्ट हो गया है। डूइंग सो वुड हैव सेव्ड मी एंड माई हस्बैंड 10 years ऑफ स्ट्रगल। अगर कोई ऐसे करे तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ आपसे हो गई, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी लॉस्ट हो गया, अगर आपने बता दिया तो उससे क्या होता, मी एंड माई हस्बैंड 10 years ऑफ स्ट्रगल एंड फटीग एंड वुड अलाउ अस टू लिव अ बेटर लाइफ। सो इसमें आप क्या बताना चाह रहे हो कि अगर मैं उनकी जगह होती, लोइजियल की जगह होती, तो मैं तुरंत बता देती कि मेरा नेकलेस गुम हो गया है जो मैंने आपसे बोरो किया था। सो उससे क्या होता कि जो 10 साल की जो स्ट्रगल है वो उससे बच जाती, क्योंकि स्टोरी में क्या होता है कि वो नेकलेस गुम हो जाता है, द लॉस्ट नेकलेस चैप्टर में से। तो नेकलेस लॉस्ट होने के बाद क्या होता है कि वो उनको क्या करती है, उनको पता नहीं होता वो जो नेकलेस है वो रियल है, वो रियल नहीं है। उनको लगता है वो नेकलेस बहुत ही महंगा होगा, और वो क्या करते हैं, अपना घर बेच देते हैं, अपने सर्वेंट्स को हटा देते हैं, क्योंकि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बाद में उनको रियलाइज़ होता है, जब उनकी फ्रेंड मिलती है, वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी हालत तुम्हारी क्यों ख़राब है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, क्योंकि तुम्हारा नेकलेस नहीं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बर्बादी है, क्योंकि उसको चुकाने के लिए, तुम्हें सेम नया नेकलेस देने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा, अपने सारे नौकर हटाने पड़े, और अब मैं सारा काम घर का खुद करती हूँ। सो बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, उनकी फ्रेंड बोलते हैं कि अरे वो नेकलेस तो नकली था, रियल नहीं था। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मैंने ये लिखा कि हमें एकदम सच बता देना चाहिए, और उससे क्या होता, डूइंग सो वुड हैव सेव्ड मी एंड माई हस्बैंड 10 years ऑफ स्ट्रगल। तो हम उस स्ट्रगल जितनी करनी पड़ी उतनी नहीं करनी पड़ती, जो भी फटीक था, जो भी मुश्किलात जो भी आई वो फेस नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक सच बोलने से। ठीक है, सो ये आपने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन लिखना है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये याद रखना, विच मीन्स कि आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, और 2 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है, द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग दैट वॉली सी फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू, कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। तो जो ऑथर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, जो ऑथर हैं वो क्या करते हैं, वॉली बन के चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो आपको कैन यू फाइंड एविडेंस, आपको किस लाइन से पता चलता है कि एक बच्चे की बातें हैं। जैसे बच्चा होगा वो चीज़ों को अलग तरह से देखता है कि मम्मी देखो ये इसका कलर कितना ब्राइट है, ये देखो ये कैसे चल रहा है, वो बहुत क्यूरियस होगा, चीज़ों को अलग तरह से नोटिस करेगा, राइट, जो हम एकदम ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। सो आपको कौन सी लाइन से ऐसा लग रहा है कि वो 8 साल के बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, कि उसका वो सोच है। सो इसमें हम लिखेंगे येस, आपने लिखा हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द ऑथर से, जब ऑथर जो राइटर हैं वो बोलते हैं, शी वॉज फैस्किनेटेड बाय द बस एंड वॉचेस द बस फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल एवरी टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर। एक ये हो गया। सो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है सारे लिखने हैं, 3-4 लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द ऑथर गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस, जब ऑथर डिस्क्रिप्शन देते हैं बस की, वो स्ट्रेस करते हैं, किस पे जोर देते हैं, कलर पे, रंग कैसा है, लुक्स ऑफ द न्यू बस लाइक सिल्वर है, बिकॉज जो बच्चा होता है वो अट्रैक्ट होता है कलर्स की तरफ, कि ये कलर रेड है, ऑरेंज है, वाइट है, ब्लैक है। सो ऑथर भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि वॉली ने ये देखा। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस। Next, the description that the author gives when Wally looks outside the bus is also typical of an 8-year-old। और जो डिस्क्रिप्शन ऑथर देते हैं वो भी 8 साल के बच्चे का व्यू देते हैं, कि जैसे एक 8 साल का बच्चा एक बस को देखता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है, कि ये अब बस इस रंग की है, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके बच्चे जो भी माइंडसेट उनका जो होता है उसके हिसाब से ऑथर ने लिखा है।
नेक्स्ट है द ब्लू स्काई एंड द acres ऑफ ग्रीन फील्ड शो द enthusiasm ऑफ अ चाइल्ड, अ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस फैसिनेटेड वॉली। और जब वो बस के अंदर से बाहर क्या देखती है, काउ देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है, फैसिनेट हो जाती है कि अरे काउ है। सो ये भी क्या है, 8 साल के बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है, माइंड सेट है। ऑन द अदर हैंड द साइट ऑफ अ डेड काउ मेड हर क्राई। और जैसे ही वो उसी काउ को मरे हुए देखती है तो वो रोने लग जाती है। जैसे अगर हम देखेंगे, अगर मैच्योर पर्सन देखेगा तो वो दुखी होगा बट वो रोएगा नहीं, बट बच्चा है वो 8 साल का, इसलिए जो पोइट ने, जो राइटर है, उन्होंने उसी तरह से उसका माइंडसेट दिखाया है दैट शी स्टार्टेड क्राइंग, शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड। उसके बाद वो बाहर ही नहीं देखती विंडो से ऑन हर रिटर्न जर्नी। दिस ऑल्सो एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ 8-year-old चाइल्ड। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 लिखे हैं, तो आप 4 लिख देना, कोई भी है ना, कोई भी 4 पॉइंट्स लिख देना या 3 पॉइंट्स। 120 वर्ड्स को काउंट करके देख लेना कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो मैंने सारे लिख दिए, आप कोई भी सेलेक्ट करके अपना लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और ये आपका हो गया फिफ्थ। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड। जो कुर्ग है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है वो इंडिया में। हाउ डज लोकेश एब्रोल डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी एंड द पीपल्स ऑफ कुर्ग। सो जो लोकेश एब्रोल है उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है जो उसकी सुंदरता है कुर्ग की और वहाँ के लोगों की। सो कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका में है। कहाँ पर सिचुएटेड है, मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर और कौन सा, मैसूर के बीच में वो है। इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन, कैसे दिखता है वो, एकदम स्वर्ग की तरह। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, हिल्स हैं यहाँ पर। इट इज़ अ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पीसीज़ है, कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, ये लिख दिया। सो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट इसमें दे रखा है एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, मतलब 30% जो वहाँ का एरिया है वो फॉरेस्ट से, जंगल है। द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कुर्ग, big elephants are also found here. Birds, bees and butterfly are there to give visitors company. It is said that people searching for the heart and the soul of India visit Kurg. So ऐसा बोला जाता है कि जो कुर्ग के लोग कि अगर आप किसकी तलाश में हो, दिल और सोल की तलाश में हो, तो आपको कुर्ग में ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जाना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है व्हाट सॉल्यूशन डज बुद्धा सजेस्ट टू गेट ओवर ग्रीफ, हाउ कैन वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। सो जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए, और वो कैसे ऑब्टेन किया जाए, जो पीस ऑफ माइंड है कि दिमाग हमारा हमेशा शांत रहे, वो चीज़ कैसे मतलब पाई जाए लाइफ में। तो इसका आंसर होगा जो बुद्धा है उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लाइफ है वो क्या है, सफरिंग है, जो आया है वो ज़रूर जाएगा। जब भी एक बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है, वो रोता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग, और उसको क्या चाहिए होता है, उसको माँ का प्यार, मतलब अनकंडीशनल लव। राइट, जैसे ही बच्चे जितने भी बोर्न होते हैं वो बोर्न होते ही, पैदा होते ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। सो इससे इंडिकेट होता है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है। सो उसको हटाने के लिए बुद्ध ने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं कि जो आपको एक्सेप्ट करनी ही होंगी। तो पहली चीज़ क्या है, दोज हु आर बोर्न मस्ट डाई वन डे, कि जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरेगा, कोई जल्दी कोई बाद में। डेथ इज़ सर्टेन, एक ही चीज़ लाइफ में सर्टेन है, वो क्या है, डेथ, कि वो ज़रूर आएगी। इट कांट बी अवॉइडेड, इसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी उसके पास क्या बोलते हैं इम्यूनिटी हो, कितना भी वो कुछ भी हो ना, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, पोएट हो, एक्टर, राइटर, डांसर, टीचर, डॉक्टर, जो भी हो, मतलब एक एज के बाद वो डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते। राइट, जो आया है वो ज़रूर जाएगा। लाइफ ऑफ अ मैन इज़ लाइक एन अर्दन पोट, मटके की तरह है, दैट ब्रेक्स एंड मीट्स इट एंड नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग कैन ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, कि आप कितना भी रो लो, कितना भी आप दुखी हो जाओ, बट जो इंसान जा चुका है, जो इंसान मर चुका है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। सो वाइज मैन डोंट ग्रीव, सो जो समझदार इंसान है वो कभी भी
ग्रीव नहीं करते, उदास नहीं रहते, रोते नहीं, दे अंडरस्टैंड, उनको पता है दैट इट इज़ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। लॉ ऑफ द वर्ल्ड की जगह आप नेचर भी लिख सकते हो कि ये तो लॉ है। वीपिंग एंड लेमेंटिंग प्रोड्यूस नो गेंस, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, इससे बजाय आपका जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है वही ख़राब होगा। एंड गिव्स मोर पेन, और उससे और ज़्यादा दुख होगा। इफ़ ओनली यू टेक आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड गेट कम्पोज यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, अगर आप वो जो दुख का जो एरो है उसी को आप हटा दोगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। और उसके बाद ये आप हटा सकते हो ये वाली लाइन, जिसको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, सो आप ये लगा दो, इतना लाइन आप मत लिखना, ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखना, समझाने के लिए है, यहाँ से लिख देना। टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड वन शुड गेट रिड ऑफ द फीलिंग्स ऑफ कंप्लेन एंड ग्रीफ, देन ओनली वन विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अगर आपको पीस ऑफ माइंड एकदम शांत रहना है दिमाग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो कंप्लेन करते हो ना कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ जाना है, तो ये जो कंप्लेन वाली चीज़ है उसको हटा के आप अगर अपना काम करो मेहनत से तो आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। ये जो लास्ट क्वेश्चन अगर ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो मैंने बताया वो वाली लाइन कट कर देना, काउंट कर लेना एक बार कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या डाउट है आपका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।